हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फंक्शनल बजट का नेक्स्ट क्लास। इसके पहले हमारे टोटल बजट के पहले 3 क्लास हमने किए थे फ्लेक्सिबल बजट के, और फंक्शनल बजट की ये थर्ड क्लास है। और यहाँ पे हम लोग आगे के फंक्शनल बजट देखने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन बजट कैसे फाइंड करना देखा था, कंजम्पशन बजट कैसे फाइंड करना देखा था, और परचेज बजट कैसे फाइंड करना देखा था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग और 2 बजट देखेंगे, जो है वेजेस बजट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेजेस बजट देखते हैं। अब फ्रेंड्स सोचो, वेजेस बजट में क्या होता होगा, है ना? तो वेजेस बजट 2-3 रीजन से बनाया जाता है। पहला रीजन होता है वेजेस बजट का कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्शन जितना करना है। आपको याद होगा हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 10,000 यूनिट्स था प्रोडक्शन बजट, यानी हमको 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अभी आप सोचो, अगर आपको 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो उतना प्रोडक्शन करने के लिए कितने लेबर आवर्स लगेंगे? ठीक है, और वो लेबर आवर्स फाइंड करने का पर्पस ये है कि आपको ये देखना है कि उतने लेबर्स आपके पास है क्या। 10,000 यूनिट हमको बनाना है, नो डाउट, पर उतने यूनिट्स बनाने के लिए आपके पास लेबर्स है क्या? अगर लेबर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? सोचो, अगर लेबर नहीं है फ्रेंड्स, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप जो लेबर्स आपके पास है उनको ओवर टाइम करवाओ, ठीक है, या फिर नए वर्कर्स को हायर करो। ठीक है, तो अब हमको ये जानना है कि हमारे पास जो लेबर्स है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वेजेस बजट बनाते हैं। वेजेस बजट बनाने का और एक रीजन है कि हमको उतना वेजेस देना पड़ेगा वर्कर को, जितना यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करना है उसके लिए उतना वेजेस हमको देना पड़ेगा वर्कर को। तो उतना कैश का भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फंड रेजिंग भी हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वेजेस बजट बनाते हैं। अब बनता कैसा है वेजेस बजट? तो बहुत सिंपल है। अगर आप वेजेस बजट अमाउंट में फाइंड करना चाहते हो, यानी कितना वेजेस हमको देना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, सपोज हमारा प्रोडक्शन बजट आया था 10,000 यूनिट का, यानी हमको प्रोड्यूस करना है 10,000 यूनिट्स। अब आपको यह सोचना है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स आपको लगेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मुझे 1 यूनिट बनाने के लिए 3 लेबर आवर्स लगते हैं। तो अगर 10,000 यूनिट्स अगर हमको प्रोड्यूस करना है, ये 10,000 कहां से मिलेगा? हमको प्रोडक्शन बजट से मिल जाएगा, राइट? इसका मतलब ये होता है कि वेजेस बजट भी प्रोडक्शन बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंजम्पशन बजट भी प्रोडक्शन बजट पे डिपेंड करता है, और लेबर या वेजेस बजट भी प्रोडक्शन बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लो हमको 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और 1 यूनिट बनाने के लिए 3 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स इंटू 3 आवर्स आप कर लो, 30,000 लेबर आवर्स की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आपको देखना है कि हम 1 आवर का कितना वेजेस वर्कर को देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि 1 आवर का आप 10 रुपीज वर्कर्स को वेजेस देते हो, तो 30,000 आवर्स का 3 लाख रुपीज आपको वेजेस देना पड़ेगा। ये आ गया हमारा वेजेस बजट। ठीक है, तो कैसे लाया स्क्रीन पे देखना। वेजेस बजट इज इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन बजट से मिल जाएगा 10,000 यूनिट्स। फॉर 1 यूनिट 3 आवर्स आर रिक्वायर्ड, 3 से मल्टीप्लाई किया। जब हम 10,000 इंटू 3 करेंगे तो 30,000 आवर्स, इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, इतने आवर्स हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, 1 आवर का वेज रेट 10 रुपीज है, राइट? इसका मतलब हमको टोटल 3 लाख रुपीज का वेजेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेजेस बजट, बहुत सिंपल है। अच्छा, कभी कभी इस पर ऐसा क्वेश्चन भी आता है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। ध्यान से सुनना, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड? क्योंकि आपके पास उतने वर्कर्स होना भी तो चाहिए ना।
मान लो आपको 100 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और आपके पास 80 वर्कर्स ही है, तो आपका प्रोडक्शन बजट होगा नहीं, प्रोडक्शन आपका कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो हमको चेक करना होता है, बहुत बार क्वेश्चन में भी आता है कि कितने वर्कर्स हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखना। यही एग्जाम्पल से मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे हमको 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, प्रोडक्शन करना है। फॉर 1 यूनिट 3 आवर्स आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स हमको 30,000 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब ना मान लो ये 1 मंथ का है, एग्जाम्पल के 10,000 यूनिट्स भी हमको 1 मंथ में बनाने हैं। ठीक है, तो हमको 30,000 आवर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी 1 मंथ की है, यानी एक महीने में 30,000 आवर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लाएंगे आप सोचो, वो 30,000 आवर्स कैसे आएंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपको देखना पड़ेगा आपके फैक्ट्री में वर्कर्स कितने हैं, राइट। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आप देख लो पहले कितना है, उसको मल्टीप्लाई करो। एक वर्कर एक दिन में कितने आवर्स काम करता है, मैं नॉर्मल आवर्स की बात कर रहा हूं, ओवर टाइम नहीं। ठीक है, एक वर्कर एक दिन में कितने आवर्स काम करता है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स को मल्टीप्लाई करो, एक वर्कर एक दिन में कितने आवर्स काम करता है, इससे हमको मिल जाएगा सारे वर्कर्स का 1 डे का आवर्स। क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया आवर्स वर्कड पर वर्कर इन अ डे। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई करो कि आप 1 मंथ में कितने दिन काम कर रहे हो। अभी तो अपने को 1 डे का मिला ना आवर्स, अब आप मल्टीप्लाई करो 1 मंथ में कितने डेज काम हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 25 डेज काम हो रहा है, 4 दिन 5 दिन, 4 दिन तो संडे आते, एक आधी और छुट्टी आ गई, 25 डेज काम हो रहा है मान लो। तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय एक वर्कर एक दिन में कितने आवर्स काम कर रहा है नॉर्मल, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, एक महीने में आप कितने दिन काम कर रहे हो। ये तीनों मल्टीप्लाई करने पर आपको 30,000 आवर्स मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी आवर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, 30,000 की। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीन पे देखना, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर मंथ में एग्जांपल ले रहा हूं, पर ईयर भी हो सकता है। अगर पर ईयर है तो आपने ये देखना कि एक साल में कंपनी कितने दिन काम करती है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज उतने ले लेना, मैंने समझाने के लिए पर मंथ लिया हूं। आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर मंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स, फैक्ट्री में कितने वर्कर्स है, इनटू नॉर्मल आवर्स वर्कड पर डे, एक वर्कर एक दिन में कितने आवर्स काम कर रहा है, राइट। जनरली 8 घंटा 9 घंटा आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज वर्कड इन अ मंथ। अगर मंथ का कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, अगर ईयर का कर रहे हो तो नंबर ऑफ डेज वर्कड इन अ ईयर। ठीक है, अब देखो अपने एग्जाम्पल से मैं कंटिन्यू करता हूं। यहां देखना 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए 3 आवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया था, हमारी रिक्वायरमेंट 30,000 आवर्स की है, राइट। तो देखो 30,000 आवर्स पर मंथ की रिक्वायरमेंट है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स हमको फाइंड करना है। एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है, और ये देखो अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को 8 आवर्स से मल्टीप्लाई करूं ना, तो मुझे सारे वर्कर्स का 1 डे का टाइम वर्कड मिल जाएगा, 1 डे के आवर्स मिलेंगे। नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करो, तो नंबर ऑफ डेज मान लो 25 डेज, एक महीने में 25 डेज काम हो रहा है। इसको आप सॉल्व करो तो देखो 8 इंटू 25 मतलब 200 आवर्स आ गया। ये 200 आवर्स क्या है, ये 200 आवर्स एक वर्कर का एक महीने का है। ठीक है, अगर मैं ये 200 को 30,000 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमको मिल जाएंगे 150, राइट। इसका मतलब ये सिंपल है कि आपको अगर 10,000 यूनिट बनाने हैं नॉर्मल टाइम में तो आपके पास 150 वर्कर्स तो होने चाहिए। ठीक है, अब आप देख लो आपके फैक्ट्री में कितने वर्कर्स है, राइट। मान लो मेरे फैक्ट्री में 120 वर्कर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 वर्कर्स कम है ना। तो आपको 30 वर्कर्स नए अपॉइंट करने पड़ेंगे, या तो आप नए अपॉइंट कर लो, या तो वो 120 वर्कर्स को ओवर टाइम करवाओ। अगेन यहां पे डिसीजन मेकिंग करना है, राइट।
मेरी रिक्वायरमेंट 150 वर्कर्स की है, मेरे पास वर्कर्स अभी 120 ही है, तो या तो मैं 120 वर्कर्स को ओवर टाइम करवाऊं, मतलब उनसे नॉर्मल टाइम भी काम कराऊं, उनसे ओवर टाइम भी कराऊं, या तो मैं और 30 वर्कर्स नए अपॉइंट कर लूं। फिर आप देख लो क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, वो हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले में मान लो कि 30,000 आवर्स की मेरी रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ वर्कर्स मान लो 150 दिया है आपको, राइट। मैं अभी इसको 150 कर देता हूं, यहां पे आप 150 अज्यूम करो या 120 अज्यूम करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करता हूं। थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करते हैं। से 30,000 आवर्स की हमारी रिक्वायरमेंट है और हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स अभी है 120। ठीक है, और इसको मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूं। किसको? एक दिन में कितने आवर्स काम करने पड़ेंगे, एक वर्कर को एक दिन में कितने आवर्स काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूं और 25 डेज हमको 1 मंथ में काम करना है। ये टारगेट हमारा 1 मंथ का है। अब यहां पे मैं क्या फाइंड कर रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक वर्कर को एक दिन में कितने आवर्स काम करना पड़ेगा, राइट। इसको आप कैलकुलेट करो, 30,000 डिवाइडेड बाय 120 एंड डिवाइडेड बाय 25, यानी एक वर्कर को एक दिन में 10 घंटे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 डेज हो गया। हाँ, अब ये एक दिन में 10 घंटे काम करने पड़ेंगे, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास 120 वर्कर है। ठीक है, हमको हर एक वर्कर को हर दिन 10 घंटे काम करवाना है। अब 8 घंटा तो हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स है। इसका मतलब हर एक वर्कर को हर दिन 2 घंटे का ओवर टाइम करना पड़ेगा। हर वर्कर को हर दिन 2 घंटे का ओवर टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो एग्जाम में आया कि कंपनी हैज एट प्रेजेंट 120 वर्कर्स एंड द कंपनी वांट्स टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी आवर्स ऑफ ओवर टाइम विल बी रिक्वायर्ड। तो आप ये नंबर ऑफ डेज फाइंड, ये टाइम वर्कड पर डे फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये 10 आया तो अब समझ जाओ कि 10 में से 8 तो नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, 8 9 जो भी है। ठीक है, मैं 8 मान रहा हूं, मतलब 2 घंटा हर वर्कर को हर दिन ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो आप सोच के बताओ ओवर टाइम कितना, ओवर टाइम कितना। ठीक है, तो देखो ओवर टाइम, एक वर्कर को 2 घंटा ओवर टाइम करना है, ये एक वर्कर को करना है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वर्कर 120 है और ये 2 आवर्स का ओवर टाइम एवरी डे का है, तो पूरे महीने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 25 डेज से, राइट। तो मल्टीप्लाइड बाई 25 डेज करो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाय 25, यानी हमको 6,000 आवर्स ओवर टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है। मतलब देखो फॉर्मूला तो हम लोग वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी में अगर ओवर टाइम कितना पूछा है तो आप एक वर्कर को एक दिन में कितने आवर्स काम करने पड़ेंगे वो फाइंड आउट कर लो। अगर आपको ये पूछा है कि कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है तो नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल बजट के अंदर कभी कभी प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी फाइंड करने के लिए आता है एग्जाम में, राइट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अब आप बोलेंगे हमने प्रोडक्शन बजट तो पहले किया था, है ना, लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्लास नहीं, लास्ट क्लास में किया था प्रोडक्शन बजट, तो ये फिर से कैसे आया, राइट। तो फ्रेंड समझो ये अलग अलग है। प्रोडक्शन लास्ट क्लास में जो किया था वो प्रोडक्शन बजट था, अभी जो कर रहे हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताता हूं। प्रोडक्शन बजट में हम नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करना है ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करते हैं। फिर से बताता हूं, प्रोडक्शन बजट में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करना है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के अंदर जो यूनिट्स प्रोड्यूस करना है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के अंदर जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, या अपने एग्जांपल में 10,000 यूनिट्स है जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो हमको 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अब सोचो प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करने के लिए कौन सी कॉस्ट हमको चाहिए। तो नंबर 1 रॉ मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे फॉर्मेट देखना। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लेना। ठीक है, बच्चे यहां गलती करते हैं, बहुत बार परचेज की कॉस्ट ले लेते हैं, राइट। तो रॉ मटेरियल परचेज हमारा कॉस्ट नहीं है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमारा कॉस्ट है। ठीक है, तो जितना हमको कंजम्पशन करना है उसकी कॉस्ट ले लेना। कंजम्पशन बजट ऑलरेडी हमने किया था, वही हमको यहां पे लेना है, उसकी कॉस्ट। ठीक है, फिर वेजेस बजट, राइट। तो देखो यहाँ पे अपना वेजेस 3 लाख रुपीज आया था, वो 3 लाख यहाँ पे आप ले लो। ठीक है, तो मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब ले लो, तीनों को प्लस कर लेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली फंक्शनल बजट के अंदर इतना ही वो लोग पूछते हैं एग्जाम में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखना, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द थर्ड एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ 2003-04 आर फर्निश्ड बाय अ कंपनी which manufactures and sells a single product। क्वेश्चन में देखना, हमको 2003 और 2004 का थर्ड एंड लास्ट क्वार्टर का इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सेल्स दिया है थर्ड क्वार्टर का 6,24,000 रुपीज। अब ब्रैकेट में पढ़ो एक्चुअल दिया हुआ है, राइट। अब एक्चुअल है तो आप समझ जाना कि ये हिस्टोरिकल अमाउंट होगा। हिस्टोरिकल यानी ये अमाउंट एक्चुअली हो चुका है, मतलब ये पीरियड खत्म हो चुका है। थोड़ा सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, के पीरियड खत्म होने के बाद ही आप लोगों को एक्चुअल फिगर मिल सकता है ना। तो एक्चुअल दिया है, इसका मतलब ये समझो कि थर्ड क्वार्टर खत्म हो गया है। लास्ट क्वार्टर जो आने वाला है उसका एस्टिमेट हमको दिया है। ठीक है, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, यहां पर देखना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर प्रोडक्शन बजट फाइंड करना है, परचेज बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, लेकिन कौन से पीरियड का, लास्ट क्वार्टर का, राइट। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में मंथली फाइंड किए थे सारे बजट, अब हम लोग एक ही क्वार्टर का कर रहे हैं, राइट। और ये क्वार्टर का मंथली नहीं, क्वार्टर का कर रहे हैं, मतलब क्वार्टर में कितना बनाना है। जैसा अगर मैं बोलूं प्रोडक्शन बजट फॉर द लास्ट क्वार्टर, इसका मतलब आखिरी 3 महीने में कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो ये हमको मंथ वाइज नहीं करना है, उस क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन करना है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वार्टर का सेल्स हमको दिया है एस्टिमेटेड, और ध्यान में रखना है ये रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है थर्ड क्वार्टर का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है थर्ड क्वार्टर का, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है फोर्थ क्वार्टर का। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे लास्ट क्वार्टर का यानी फोर्थ क्वार्टर का प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में फाइंड करना है, तो अपना प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला याद करो। प्रोडक्शन बजट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट्स में प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स में माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स में। यानी ये पूरा वर्किंग हम लोग क्वांटिटी में करते हैं, यूनिट्स में करते हैं, राइट। तो अब देखो मुझे प्रोडक्शन बजट अगर फाइंड करना है ना फोर्थ क्वार्टर का,
तो मुझे 3 चीजें रिक्वायर्ड है। एक तो एस्टिमेटेड सेल्स चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड चाहिए। नंबर 3 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड चाहिए। ठीक है, सब यूनिट्स में। ध्यान से देखना, फोर्थ क्वार्टर का 1000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे मिल गया। देखो फिनिश गुड्स, हाँ फिनिश गुड देखना है। फिनिश गुड क्यों देखना है? क्योंकि प्रोडक्शन बजट हमेशा फिनिश गुड का होता है। कंजम्पशन बजट और परचेज बजट रॉ मटेरियल का होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? प्रोडक्शन बजट, तो हमको फिनिश गुड का देखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट, राइट। अच्छा, हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया है थर्ड क्वार्टर का 700, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थर्ड क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, यस और नो? तो अब देखना, हमारे पास फोर्थ क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक है और फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक है। कितना? 700। तो मतलब प्रोडक्शन बजट लाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास है। अच्छा, अब हमको चाहिए एस्टिमेटेड सेल्स। ठीक है, एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट्स में चाहिए फोर्थ क्वार्टर का। लेकिन आप क्वेश्चन में देखना 6,60,000 रुपीज हमको दिया है, सेल्स दिया है नो डाउट, लेकिन ये रुपीज में दिया है, हमको यूनिट्स में चाहिए क्योंकि फॉर्मूला हमारा यूनिट्स वाला है। ठीक है, अब सेल्स अमाउंट को सेल्स यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी देखा था। ठीक है, और कॉमन सेंस है ये तो कि हम सेलिंग प्राइस से, अगर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमको सेल्स यूनिट्स मिल जाता है। इसका मतलब फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले सेलिंग प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं दी है। ठीक है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस। अब ये एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां देखना, नीचे यूनिट कॉस्ट डेटा दिया हुआ है। यूनिट कॉस्ट डेटा मतलब एक यूनिट का कॉस्ट। देखो यहां तक एक यूनिट का कॉस्ट है, ये पूरा प्लस कर लेंगे तो एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा, उसमें प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको पूरा फ्लो बताता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन यूज करके सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सेल्स अमाउंट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो सेल्स यूनिट्स मिल जाएगा, एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट्स मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट्स में मिल गया, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 1000 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 700, राइट। ये फोर्थ क्वार्टर के लिए हमको करना है। तो आंसर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस, राइट। तो देखना, मैंने आंसर सॉल्व करके दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करो, फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ, ठीक है, और बीच बीच में वीडियो पॉज करके आंसर देखते जाओ। ठीक है, और खुद से ट्राई करो तो और भी अच्छा। सबसे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, जब हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं ना, वो एक यूनिट का ही होता है ना। सारे यूनिट्स का होता है ना, तो हम सेलिंग प्राइस नहीं बोलते, सेल्स बोलते हैं, सेल्स वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो याद रखो, मैं जब भी सेलिंग प्राइस बोलूंगा ना तो आप समझ जाना पर यूनिट बात हो रही है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है। देखना कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, दो मटेरियल चाहिए। फिर डायरेक्ट लेबर दो डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। ठीक है, एक तो मशीन डिपार्टमेंट का है और दूसरा असेंबली डिपार्टमेंट का है, राइट। दो रॉ मटेरियल और दो लेबर दो डिपार्टमेंट के दिए है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड भी दो डिपार्टमेंट का, मशीन डिपार्टमेंट का और असेंबली डिपार्टमेंट का। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो रॉ मटेरियल, दो लेबर, ठीक है, और दो प्रोडक्शन ओवरहेड, राइट। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर हमको प्रॉफिट उसमें ऐड करना है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल देखना। रॉ मटेरियल दो लग रहे हैं हमको, ए और बी। अब ये दो रॉ मटेरियल कैसे लग रहे हैं? प्रोडक्ट तो एक बना रहे, तो रॉ मटेरियल दो कैसे लग रहे हैं?
तो लग सकते हैं ना, 2 क्या 10 भी लग सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कंपनी टेबल बना रही है, तो टेबल बनाने के लिए वुड भी लगेगा, कलर भी लगेगा, है ना, तो 2 मटेरियल हो गए। नेल्स भी लगेंगे, फेविकॉल भी लगेगा, तो 4 मटेरियल हो गए, राइट। तो एक से ज्यादा मटेरियल हो सकते हैं। जितने मटेरियल लगेंगे उन सब का कंजम्पशन बजट और परचेज बजट सेपरेट निकलेगा। मैं फिर से बताता हूं, आपको याद रखना है, प्रोडक्शन बजट हम लोग प्रोडक्ट का निकालते हैं, और कंजम्पशन बजट और परचेज बजट जो होता है वो रॉ मटेरियल का होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक यूनिट का सेलिंग प्राइस फाइंड करना चाहते हैं। रॉ मटेरियल देखना, एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी लगता है। जैसा मान लो मैं एक टेबल बना रहा हूं, तो एक टेबल बनाने के लिए 10 केजी वुड लगेगा। 1 केजी वुड की प्राइस 3 है, तो 10 केजी इंटू 3 करेंगे फ्रेंड, तो 30 रुपीज आ जाएगा। अभी 30 क्या है, राइट। तो 30 रुपीज जो है वो रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट है एक यूनिट बनाने की। मैं आपको वो टेबल के एग्जाम्पल से बताता हूं। सपोज कंपनी टेबल बना रही है। एक टेबल बनाने के लिए, टेबल प्रोडक्ट है, याद रखना, टेबल प्रोडक्ट है और वुड और कलर रॉ मटेरियल है। तो कंपनी टेबल बना रही है, एक टेबल बनाने के लिए 10 केजी वुड लगता है मान लो। तो ये जो 3 रुपीज है ये 1 केजी वुड का प्राइस है। तो आपको 10 केजी खरीदना पड़ेगा एक टेबल बनाने के लिए, और 10 केजी आप क्या रेट से खरीद रहे हो, पर यूनिट 3 रुपीज से खरीद रहे हो। यानी आप सप्लायर को 10 केजी खरीदने के लिए 3 रुपए के हिसाब से 30 रुपए दे रहे हो, और ये जो 10 केजी आपने खरीदा सप्लायर को 30 रुपए देकर, ये 10 केजी आप वो टेबल बनाने में यूज करोगे, राइट। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मुझे एक टेबल बनाना है तो 30 रुपए का रॉ मटेरियल ए लगेगा। आपको ये दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। 3 रुपए क्या है, 1 केजी रॉ मटेरियल का प्राइस, और 30 क्या है, 1 यूनिट प्रोडक्ट का बनाना है तो इतना रॉ मटेरियल लगेगा, 30 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, चलो रॉ मटेरियल भी 5 केजीज लगेगा। मान लो ये कलर है तो 5 केजी कलर लगेगा। 1 केजी कलर का प्राइस 2 रुपए है, यानी हमको एक टेबल बनाने के लिए 10 रुपए का कलर लगेगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर। तो पहले आंसर में आ जाओ, साथ साथ में करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, वर्किंग नोट नंबर 1 हम कर रहे हैं। पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम हमने बनाया। रॉ मटेरियल ए, ठीक है, 10 केजीज मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज पर केजी, तो 30 बाहर आ जाएगा। वैसे 30 क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 30 दिखाओ तो भी चलेगा। ये मैंने वर्किंग इसके लिए किया है कि अगर मान लो एग्जाम में आप लोगों को ये नहीं दिया है, राइट, 30, 10 ये सब नहीं दिया है, पर यूनिट अगर नहीं दिया है तो आपको पर यूनिट फाइंड करना पड़ेगा ना, राइट। और देखो जब भी मैं पर यूनिट बोलता हूं ना तो वो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट होता है। मैं प्रोडक्ट को कभी भी यूनिट के नाम से बुलाता हूं। मुझे रॉ मटेरियल बोलना होता है ना तो मैं केजीज वर्ड यूज करता हूं। ठीक है, चलो तो रॉ मटेरियल ए 30 रुपीज लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए। रॉ मटेरियल बी 5 केजीज लगेंगे, 2 रुपीज 1 केजी का रेट है, इससे मल्टीप्लाई करो तो 10 रुपीज हो गया पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। फिर डायरेक्ट लेबर देखना, डायरेक्ट लेबर मशीन टाइम 5 आवर्स लगेगा, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 5 मशीन आवर्स लगेंगे। 1 मशीन आवर का रेट 4 है। जैसे यहाँ पे ये 3 क्या था, 1 केजी रॉ मटेरियल का प्राइस था, तो ये 4 क्या रहेगा, पर आर का वेजेस। कैसे मालूम पड़ रहा है पर आर का वेजेस है, क्योंकि 5 आवर्स बोला है ना, तो ये रेट पर आर होगा, राइट। तो 5 आवर्स इंटू 4 किया तो 20 रुपीज आ गया पर यूनिट। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ केजीज मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर केजी, राइट, तो कॉस्ट पर यूनिट मिलता है। सिमिलरली नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर, आवर्स है तो हमको रेट पर आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना। अपना वो बनाना और एप्पल वाला एग्जाम्पल याद करो। नंबर ऑफ बनाना है तो रेट पर बनाना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एप्पल्स है तो रेट पर एप्पल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब नंबर ऑफ बनाना को रेट पर एप्पल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कॉमन सेंस है,
राइट। तो आर्स है तो ये रेट पर आर होगा, तो 5 आवर्स इंटू 4 किया 20 पर यूनिट आ गया, देखना 20 पर यूनिट मशीन डिपार्टमेंट का। फिर असेंबली डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लगेंगे और 1 आवर का रेट 5 रुपीज है, वेज रेट है ये, ब्रैकेट में लेबर टाइम दिया हुआ है, देखना मतलब असेंबली में मशीन नहीं है, असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर काम होने वाला है, ठीक है। तो 2 आवर्स इंटू 5 रुपीज रेट पर आवर है ये, तो 10 रुपीज पर यूनिट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड देख लेना, अगेन मशीन शॉप और असेंबली शॉप का दिया है, ठीक है। तो याद करो ओवरहेड टॉपिक में हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे फाइंड करना देखा था, है ना। कैसे फाइंड करते थे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड बेस, ठीक है। तो यहां पर देखो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट करके दिया हुआ है, मशीन डिपार्टमेंट का 12 रुपीज पर मशीन आवर है, असेंबली डिपार्टमेंट का 10 पर लेबर आवर है, ठीक है। मैं आपको ओवरहेड टॉपिक में हमने जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन किया था मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। तो फिर हमने कुछ स्टेप्स देखे थे। स्टेप नंबर 1 हमने देखा था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना, कैसे, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड, मान लो मशीन आर हमारा बेस है, तो बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मशीन आर्स, इससे हमको ये रेट मिल जाता था 12 रुपीज रेट पर मशीन आर। फिर हम स्टेप नंबर 2 ओवरहेड एब्जॉर्ब करते थे, प्रोडक्ट को, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, है ना। कैसे एब्जॉर्ब करते थे, वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल बेस के साथ। आपको एक बार आपकी नोटबुक में देखना है तो देख लेना, एक्चुअल बेस से मल्टीप्लाई करते थे। अब 12 रुपीज पर मशीन आर है ना, तो नंबर ऑफ मशीन आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां देख लो 5 मशीन आर। फिर असेंबली का 10 पर लेबर आर है, तो 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ लेबर आर से, क्योंकि 1 लेबर आर का 10 रुपए है, तो 2 लेबर आर लग रहे हैं ना, तो 2 लेबर आर का 20 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो देखना प्रोडक्शन ओवरहेड मशीन डिपार्टमेंट का 5 आवर्स लग रहे हैं, ये 5 आवर 2 आवर्स हमने कहां से निकाला, ये लेबर वाले में से निकाला, राइट। और 12 रुपीज और 10 रुपीज तो ये क्वेश्चन में हमको दिया है, ये अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, 12 रुपीज पर मशीन आर, 10 रुपीज पर लेबर आर, ठीक है। तो 5 इंटू 12 किया तो 60 रुपीज हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया पर यूनिट। 2 आवर्स इंटू 10 करेंगे तो 20 रुपीज हो जाएगा। अब देखो ये 2 मटेरियल, 2 डिपार्टमेंट के वेजेस और 2 डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स, पूरा प्लस कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, ये आता है 150 रुपीज, ठीक है। याद रखना जब भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है रॉ मटेरियल, वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, राइट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के और भी नाम हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोल सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल सकते हैं, वर्क ओवरहेड्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन में आ जाओ, देखो मटेरियल ऐड कर दिया, लेबर ऐड कर दिया, ओवरहेड्स भी ऐड कर दिए। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 20% लेना है ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। याद करो ये भी हमने ओवरहेड्स में देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 20% ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। ये रेट किसका, प्रोडक्शन कॉस्ट का। तो देखो प्रोडक्शन कॉस्ट अपना 150 आया था ना, 150 का आप 20% ले लो, 30 रुपीज आ जाएगा। 150 प्लस 30 करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है, टोटल कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। अब 180 में हमको प्रॉफिट ऐड करना है, तो क्वेश्चन में देखना प्रॉफिट दिया हुआ है 10% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 10%। अब सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो फाइंड करने के लिए वर्किंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 10% यानी ये हो जाता है 10% कैन बी रिटन एज 1/10, है ना, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 1/10 होता है, ये 1/10 ऑन सेल्स दिया हुआ है, राइट। तो अगर 1/10 ऑन सेल्स है तो फिर कॉस्ट पे ये बन जाता है 1/9,
1/9 ऑन कॉस्ट। ये 1/9 कैसे आया? तो ये जो डिनोमिनेटर 10 था वो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करना, 10 माइनस 1 ये 9 आता है, राइट। ये मैथमेटिकल ट्रिक है। 1/9 कॉस्ट का लेना है, तो कॉस्ट 180 था, 180 का 1/9 निकालेंगे तो 20 रुपीज आएगा। 20 आप ऐड कर लो, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 200, राइट। अब सेलिंग प्राइस हमने क्यों फाइंड की 200 रुपए? क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो सेल्स है, एस्टिमेटेड सेल्स, ये रुपीज में दिया हुआ है, हमको यूनिट्स चाहिए, तो हम ये सेल्स को डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस 200 रुपए से। वर्किंग नोट नंबर 2 करना मेरे साथ। सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू अपॉन सेलिंग प्राइस। सेल्स वैल्यू 6,60,000 है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 200 रुपए है, तो 3,300 यूनिट का सेल होगा, राइट। 3,300 यूनिट का सेल होगा। इसको आप सेल्स बजट भी बोल सकते हो। याद रखना, मैंने बताया था सबसे पहले सेल्स बजट बनता है ना, और वो यूनिट्स में होना चाहिए। तो हमने यूनिट फाइंड कर लिया 3,300। इसके बाद हमारा प्रोडक्शन बजट बनता है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ना है, लास्ट क्वार्टर का यानी फोर्थ क्वार्टर का प्रोडक्शन बजट हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो फॉर्मूला लिखा है हमने, प्रोडक्शन बजट फॉर लास्ट क्वार्टर इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। 3,300 यूनिट यहां से लिया, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड देखना, लास्ट क्वार्टर का 1,000 था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लास्ट क्वार्टर का 700। ये 700 कैसा? तो ये 700 थर्ड क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ना, तो ये फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक है। 1000 ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और 700 यूनिट हमने माइनस किए, मतलब हमको 3,600 यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये हमारा प्रोडक्शन बजट आ गया। कौन कब करना है, किस पीरियड में करना है? तो लास्ट क्वार्टर में करना है। यस और नो? कम ऑन। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना, परचेज बजट फाइंड करना है, क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू, राइट। तो परचेज बजट हमेशा रॉ मटेरियल के लिए होता है। अब 2 रॉ मटेरियल लगते हैं हमको, तो 2 रॉ मटेरियल का सेपरेट परचेज बजट हमको फाइंड करना है। ये भी क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू अमाउंट में भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखना, याद करो अपना रॉ मटेरियल परचेज बजट का फॉर्मूला क्या था? तो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आएगा? तो 3,600 यूनिट हमको बनाने के हैं प्रोडक्शन। एक यूनिट बनाने के लिए 10 kgs लगते हैं, एक यूनिट के लिए 10 kgs। तो 3,600 यूनिट्स बनाने के लिए 36,000 kgs लगेंगे। देखो हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, 3,600 यूनिट्स इंटू 10 kg। 36,000 kg क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया, ठीक है। भले मैं आप लोगों से दूर बैठा हूं, पर आप लोग अज्यूम करो कि सिराज सर तुम्हारे सामने बैठे है ना, ऐसा विजुअलाइज करो, ठीक है। और साथ साथ में बोलते जाओ, शर्माने का नहीं, घर में क्या सोचेंगे, है ना। चलो कमान, 36,000 kgs। अब इसमें हमको क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक लेस करना है फोर्थ क्वार्टर का, राइट। तो देखो रॉ मटेरियल ए, फोर्थ क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक 25,000 और फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक 23,500, ठीक है। तो देखो 25,000 kgs क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक लेस किया, तो ये आएगा 37,500 kg। इसका मतलब हमको लास्ट क्वार्टर में रॉ मटेरियल ए परचेज करना है 37,500 kg, ठीक है। अच्छा 1 kg का प्राइस क्या है ना। तो देखना 1 kg का प्राइस 3 रुपए है, यानी सप्लायर को मैं 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट करूंगा। तो 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करो, 37,500 kg खरीदना है, 3 रुपए से खरीदना है। इसका मतलब परचेज बजट अमाउंट में कितना आ गया? 1,12,500। 37,500 क्या था? परचेज बजट इन क्वांटिटी, और 1,12,500 परचेज बजट इन वैल्यू।
सेम वैसे ही रॉ मटेरियल बी का परचेज बजट लाना है तो 3600 यूनिट बनाना है ना, प्रोडक्ट के 3600 यूनिट बनाना है और 1 यूनिट के लिए 5 kg रॉ मटेरियल लगता है। हमेशा याद रखो पहले कंजम्पशन फाइंड करना है। 3600 इंटू 5 किया तो 18,000 kg का कंजम्पशन हो गया। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक लेस करना है। देखो रॉ मटेरियल बी, फोर्थ क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक 15,000, फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक 13,400। तो 15,000 आप ऐड कर लेना, 13,400 लेस कर लेना, मतलब मुझे रॉ मटेरियल बी 19,600 kg खरीदना पड़ेगा लास्ट क्वार्टर में। क्या प्राइस से मैं खरीदूंगा? तो क्वेश्चन में देखना 2 रुपए रेट है 1 kg का। हाँ, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 10 रुपए तो 5 kg का है। ठीक है, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, जबकि ये 2 रुपीज पर केजी है। तो नंबर ऑफ केजीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से करेंगे। ठीक है, एप्पल बनाना वाला एग्जाम्पल कभी भूलना नहीं, अगर ये भूला तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप कभी समझेगा नहीं। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो रेट पर आर से, नंबर ऑफ केजीज मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर केजी, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ मैंगोज मल्टीप्लाइड बाय रेट पर मैंगो, नंबर ऑफ केजीज ऑफ मैंगोज मल्टीप्लाइड बाय रेट पर केजी ऑफ मैंगो, नंबर ऑफ लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर लीटर। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं केजीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, ये केजीज है ना, तो मुझे रेट पर केजी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 39,600 आ गया। ठीक है, अब इसमें ना और एक चीज समझना कि किसको प्लस कर सकते हैं और किसको प्लस नहीं कर सकते। अगर मुझे टोटल दिखाना है मान लो, ठीक है, तो क्या प्लस कर सकते हैं, क्या प्लस नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, 37,500 kg ये रॉ मटेरियल ए का है, इतना केजीज, और 19,600 kg रॉ मटेरियल बी का है। ये केजीज को आप दोनों केजीज को प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा दिमाग लगाओ, ये दोनों अलग अलग रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बाजार गए और आपने 10 एप्पल्स खरीदे, ठीक है, और 5 बनानास खरीदे। ठीक है, तो आप 10 + 5 नहीं कर सकते, 10 + 5 15 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रूट है। आप प्लस कर भी लेंगे तो क्या बोलेंगे, 15 क्या लाया मैंने, है ना, आप बोल नहीं सकेंगे 15 क्या है, राइट, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रूट है। सिमिलरली रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी अलग अलग मटेरियल है, तो दोनों की क्वांटिटी आप ऐड नहीं कर सकते। हाँ, दोनों का अमाउंट ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं अमाउंट? क्योंकि ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है। अच्छा, ये डॉलर में होता तो, और ये रुपीज में होता तो फिर प्लस नहीं कर सकते, अलग अलग करेंसी हो गई, राइट। तो कब ऐड कर सकते हैं? अगर सेम यूनिट है, सेम यूनिट ऑफ सेम टाइप है तो। ठीक है, चल क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखना, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फाइंड करना है। ये अपना नया पार्ट है, लास्ट क्लास तक हमने ये नहीं किया था, है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी में बताया था। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का मतलब होता है जो हम प्रोडक्शन करने वाले हैं उसकी कॉस्ट। तो हम प्रोडक्शन कितना करने वाले हैं, 3600 यूनिट्स, इसकी कॉस्ट हमको फाइंड करनी है। तो 3600 यूनिट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा? तो रॉ मटेरियल आएगा, वेजेस आएगा और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएगा। ठीक है, तो देखो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ये वर्किंग किया था। देखो 2 रॉ मटेरियल, 2 डिपार्टमेंट के वेजेस, 2 डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स, और ये 150 अपना प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गया था। ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में नहीं आता। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट तक ही। तो ये जो हमने दिखाया ना, ये पर यूनिट दिखाया था, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में हमको टोटल अमाउंट दिखाना है 3600 यूनिट का। तो सिंपल,
अब 3600 यूनिट्स है ना, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो मैं ये कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट। तो बहुत सिंपल है, देखो रॉ मटेरियल ए एक यूनिट बनाने के लिए 30 रुपए लगते हैं, तो 3600 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, राइट। तो देखो रॉ मटेरियल ए पर यूनिट 30, 3600 यूनिट बनाना है तो 3600 इंटू 30 किया तो 1,08,000। फिर रॉ मटेरियल बी पर यूनिट 10 आया था, तो 3600 यूनिट से मल्टीप्लाई करो 36,000। डायरेक्ट लेबर, उसमें मशीन डिपार्टमेंट का पर यूनिट 10 था, ठीक है, सॉरी पर यूनिट 20 था, तो 3600 यूनिट का मल्टीप्लाई करो 72,000 हो जाएगा। असेंबली डिपार्टमेंट का पर यूनिट लेबर था 10 रुपीज, 3600 से मल्टीप्लाई करो 36,000। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 60 था, 3600 से मल्टीप्लाई करो 2,16,000। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड असेंबली डिपार्टमेंट का पर यूनिट 20 रुपीज था, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे 72,000। ये पूरा प्लस कर लेना, 5,40,000 इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ठीक है। तो देखो प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में क्या डिफरेंस है, मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपको नोट लिखना है तो नोट में लिख लेना। प्रोडक्शन बजट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द बजट पीरियड। मतलब प्रोडक्शन बजट जो है वो कितने यूनिट्स बनाना है वो हमको फाइंड करना है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या है, जितने यूनिट्स हमको बनाने हैं उसकी कॉस्ट, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कहा जाता है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लुक अहेड लिमिटेड produces and sells a single product. Sales budget for the calendar year 2009 for each quarter is as under। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखना, हमको 4 क्वार्टर्स का सेल्स बजट बना के दिया हुआ है, पढ़ना ये सेल्स बजट है, ठीक है, फॉर कैलेंडर ईयर 2009। मतलब ये जनवरी से मार्च का, अप्रैल से जून का, जुलाई से सितंबर का और अक्टूबर से दिसंबर का। मतलब ये 4 क्वार्टर का हमको एस्टिमेटेड सेल्स दिया है, क्वार्टर वाइज, 3-3 महीने का। द ईयर 2009 इज एक्सपेक्टेड टू ओपन विद एन इन्वेंट्री ऑफ 4,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड। मतलब 2009 का ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है। 1 जनवरी 2009 के दिन हमारे पास स्टॉक था 4,000 यूनिट एंड क्लोज विद एन इन्वेंट्री ऑफ 6,500 यूनिट। यानी 2009 का ओपनिंग स्टॉक 4,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 6,500 है, ठीक है। अब एक चीज समझना कि हमारा प्रोडक्शन बजट का जो फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड सेल्स या एस्टिमेटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में हमारे पास अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एवरी मंथ का अगर अवेलेबल है तो मैं मंथली प्रोडक्शन बजट भी फाइंड कर सकता हूं। अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्वार्टर वाइज अवेलेबल है तो प्रोडक्शन बजट हर क्वार्टर का निकाल सकते हैं, एवरी क्वार्टर का। देखो मंथ, क्वार्टर, ईयर, राइट, ये टाइम पीरियड्स है। तो क्वेश्चन में अगर मुझे मंथली प्रोडक्शन बजट फाइंड करना है या क्वार्टरली फाइंड करना है या ईयरली फाइंड करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एवरी मंथ का है क्या। अगर एवरी मंथ का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था, पहले 3 क्वेश्चन याद करो हमारे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 मंथली। देखो मंथली हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था, मंथली ओपनिंग स्टॉक था, तो हमने जो प्रोडक्शन बजट फाइंड किया था वो हर महीने का फाइंड किया था, मंथली फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास
मंथली क्लोजिंग स्टॉक था, मंथली ओपनिंग स्टॉक था, तो प्रोडक्शन बजट हमने मंथली फाइंड आउट किया था। और वैसे ही आप लोगों ने होमवर्क में किया होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट। अब ये मैंने होमवर्क दिया था, सिर्फ 2 बच्चों के मुझे कमेंट में आंसर मिले। अगर कमेंट में आंसर नहीं मिला तो मैं अज्यूम करूंगा आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको फाइनल आंसर देना है। आप लोग ये मत समझो कि मैं देखूंगा नहीं, मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखता हूं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दिखाना है। तो इसमें भी मंथली क्लोजिंग स्टॉक था, मंथली ओपनिंग स्टॉक था, हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक, हर महीने का ओपनिंग स्टॉक। तो हमने प्रोडक्शन बजट फाइंड आउट किया था, फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट किया था। कौन सा फॉर्मूला? एस्टिमेटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है, एस्टिमेटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला अगर मुझे यूज करना है तो सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे एवरी मंथ का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, एवरी मंथ का, और एवरी मंथ का ओपनिंग स्टॉक चाहिए। अब क्लोजिंग स्टॉक मिल गया तो ओपनिंग स्टॉक मिल ही जाता, ठीक है। तो हम लोग मंथली कर सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन में अगर मुझे क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट निकालना है, क्वार्टर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, फॉर्मूले से, आई रिपीट, मुझे क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट फाइंड करना है फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा? एस्टिमेटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर मुझे वो फॉर्मूले से क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट फाइंड करना है तो मैं नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास क्वार्टर 1 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्वार्टर 2 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, 3 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में है वो ईयर के एंड का है, क्वार्टर के एंड का नहीं है। और ओपनिंग स्टॉक भी जो दिया है ना, वो क्वार्टर 1 के बिगिनिंग का है, मतलब ईयर के बिगिनिंग का है। तो हमारे पास बीच में किसी भी क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, राइट। तो आप समझ लो कि हम फॉर्मूला यूज करके क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट फॉर्मूले से नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, कोई और फॉर्मूला हो, कोई और तरीका हो तो हो सकता है, ठीक है। अब आपके माइंड में से ना ये पहले बात निकाल दो कि मुझे प्रोडक्शन बजट जब भी फाइंड करना है तो वो एक ही फॉर्मूला जो सिराज सर ने बताए थे वो फॉलो करना है, एस्टिमेटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम प्रोडक्शन बजट फाइंड करते हैं, नो डाउट। लेकिन ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज होगा जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, क्वार्टरली तो नहीं हो सकता, हाँ ईयरली हो सकता। यानी आपको पूरे ईयर का अगर प्रोडक्शन बजट फाइंड करना है तो पॉसिबल है, क्योंकि पूरे ईयर का मेरे पास सेल्स है, एनुअल सेल्स है, ईयर के बिगिनिंग का ओपनिंग स्टॉक है और ईयर के एंड का क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैं फॉर्मूला ईयरली प्रोडक्शन बजट के लिए यूज करूंगा, कर सकता हूं। हाँ, फॉर्मूला मैं क्वार्टर के लिए यूज नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, तो और कोई टेक्निक अगर है, और कोई फॉर्मूला है तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो हम देखेंगे। तो यहां क्वेश्चन में देखना, प्रोडक्शन इज कस्टमरली शेड्यूल्ड टू प्रोवाइड फॉर 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर्स डिमांड प्लस 1/3 ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर्स डिमांड, राइट। अब देखो मैं इसको अंडरलाइन करके रखता हूं। अब ये क्वेश्चन में हमको प्रोडक्शन बजट क्वार्टरली निकालने के लिए, आई रिपीट क्वार्टरली निकालने के लिए अपना ही अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने बताया था। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास 1 का क्लोजिंग स्टॉक, 2 का क्लोजिंग स्टॉक, 3 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है हमारे पास, राइट। तो क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट कैसे लाना? तो ये क्वेश्चन में उसने अपना ही अलग फॉर्मूला दिया है। क्या दिया देखना, प्रोडक्शन इज कस्टमरली शेड्यूल्ड। कस्टमरली का मतलब होता है कंपनी का ये ट्रेडिशन है, कंपनी ट्रेडिशनली ये टेक्निक फॉलो करती है। शेड्यूल्ड टू प्रोवाइड फॉर 2/3 ऑफ करंट क्वार्टर्स डिमांड। ये अपना 12,000 करंट क्वार्टर है, राइट। इसका 2/3 निकालो। इसका अगर मैं 2/3 निकालू तो 8,000 यूनिट आता है। मतलब क्वेश्चन में ये दिया है कि हमको हर क्वार्टर में प्रोडक्शन करना कितना है।
तो एक तो उसने बोला कि 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर डिमांड, करंट क्वार्टर की डिमांड 12,000 है, उसका 2/3 निकालो तो 8,000। फिर उसने प्लस बोला, प्लस मतलब इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ना है ना? कितना प्लस करना है? 1/3 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर्स डिमांड, राइट? फॉलोइंग क्वार्टर यानी नेक्स्ट क्वार्टर की डिमांड का। तो आप समझना, मुझे क्वार्टर 1 में कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है? क्वार्टर 1 में कितना प्रोडक्शन करना है? तो क्वार्टर 1 में करंट क्वार्टर का 2/3 और नेक्स्ट क्वार्टर का 1/3। तो आप सिंपल है, मल्टीप्लाई करो, प्लस करके देखो। 12,000 का 2/3 निकालो, 8,000 होता है, और नेक्स्ट क्वार्टर यानी 15,000 का 1/3 करो। 15,000 का 1/3 करेंगे तो 5,000 आएगा, राइट? तो 8,000 करंट क्वार्टर का 2/3, 5,000 नेक्स्ट क्वार्टर का 1/3। तो 8,000 प्लस 5,000 यानी 13,000 यूनिट मुझे बनाने हैं क्वार्टर 1 में। ये मेरा क्वार्टर 1 का प्रोडक्शन बजट आ गया। क्वार्टर 2 में मैं कितना बनाऊंगा? तो वही फॉर्मूला यूज करना है। करंट क्वार्टर यानी 15,000 का 2/3 10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टर का 1/3 मतलब 16,500 का 1/3 तो 5,500। तो 10,000 प्लस 5,500 यानी 15,500 यूनिट्स हम बनाएंगे, ठीक है? वैसे ही थर्ड क्वार्टर में करेंगे और फोर्थ क्वार्टर में करेंगे, राइट? आ जाओ। 10 प्रोडक्शन एंटिसिपेट सेल्स वॉल्यूम बाय अबाउट 1 मंथ, ठीक है? द स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटेल्स फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलोस। कॉस्ट डिटेल्स फॉर 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट प्रोडक्ट का बनाना है तो क्या क्या कॉस्ट लगेगी वो हमको दिया है। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, राइट? और कंपनी 90,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक्चुअली ना ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये सेपरेट पॉइंट नहीं है, हाँ, ठीक है? फिक्स ओवरहेड दिया है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आंसर। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर 2009 का प्रोडक्शन बजट फाइंड करना है बाय क्वार्टर्स। बाय क्वार्टर्स मतलब क्वार्टरली, हर क्वार्टर का फाइंड करना है। लास्ट क्वार्टर में याद करो, लास्ट क्वेश्चन में याद करो, लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ आखिरी क्वार्टर के लिए करो बोला था हमको, सारे क्वार्टर का नहीं था। इस क्वेश्चन में चारों क्वार्टर का प्रोडक्शन बजट फाइंड करना है, शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है? तो अब देखना क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में देखो, एक तो ये सबको प्लस, देखो ये चारों क्वार्टर का हमको सेल दिया हुआ है, ये तो पहले पूरा प्लस अगर मैं कर लूं, ये पूरा प्लस कर लूं तो 61,500 आएगा। मतलब हमको 2009 में सेल कितना करना है? 61,500 यूनिट का सेल करना है, ठीक है? तो प्रोडक्शन बजट फॉर 2009 मतलब पूरे ईयर का प्रोडक्शन बजट हम हमारे फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या? सोचो, एस्टिमेटेड यूनिट्स, एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ठीक है? पूरे ईयर का कर सकते हैं क्या? सोचो, मैंने बताया था क्वार्टरली नहीं कर सकते ये क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास क्वार्टरली क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन एनुअली कर सकते हैं क्या फॉर्मूले से? तो यस कर सकते हैं। तो देखो, एस्टिमेटेड सेल्स पूरे ईयर का कितना है? 61,500 यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमको कितना मेंटेन करना है ईयर एंड पे? 6,500 माइनस हमारे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक कितना है बिगिनिंग ऑफ द ईयर? देखना 4,000 था, ठीक है? अब इसको आप सॉल्व करो और मुझे बताओ प्रोडक्शन बजट ईयर का कितना आता है? ईयर 2009 का कितना आता है? 61,500 प्लस 6,500 माइनस 4,000, यानी हमको पूरे ईयर में 64,000 यूनिट्स बनाने हैं,
राइट। ये हमारा एनुअल प्रोडक्शन हो गया। हाँ, अब आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमको प्रोडक्शन बजट क्वार्टरली फाइंड करना है। क्वार्टरली में कैसे करूंगा? Production is customarily scheduled to provide for 2/3 of the current quarter's demand plus 1/3 of the following quarter's demand, right? 2/3 हमको करंट क्वार्टर का बनाना है, डिमांड का मतलब होता है सेल, तो करंट क्वार्टर के सेल का 2/3 लेना और नेक्स्ट क्वार्टर के सेल का 1/3 और दोनों को प्लस कर लेना। देखो, प्रोडक्शन बजट फाइंड करना है फॉर द ईयर 2009 करना पड़ेगा इसको, ठीक है। फॉर द ईयर 2009 बाय क्वार्टर्स, मतलब क्वार्टरली करना है, तो पर्टिकुलर हमारा आलू ले लेंगे, है ना। पर्टिकुलर आलू है ना, सब जगह होता है पर्टिकुलर्स। Q1, Q2, Q3, Q4 एंड टोटल, राइट। तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन करना है? 2/3 ऑफ करंट क्वार्टर सेल्स डिमांड, करंट क्वार्टर का 2/3, राइट। तो देखो 12,000 Q1 का डिमांड है, 12,000 का 2/3 8,000। नेक्स्ट क्वार्टर का डिमांड 15,000 है, तो 15,000 का 1/3 मतलब 5,000। 8,000 और 5,000 13,000 यूनिट्स हमको बनाने हैं Q1 में। फिर Q2 में सेम फॉर्मूला यूज करो। Q2 में फिर क्या करना पड़ेगा? करंट क्वार्टर हमारी, अब Q2 करंट क्वार्टर है ना, तो Q2 का डिमांड 15,000 यूनिट्स है, 15,000 का 2/3 निकालो तो 10,000 यूनिट, और नेक्स्ट क्वार्टर यानी 16,500 का 1/3 5,500, तो 10,000 प्लस 5,500 यानी 15,500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा Q2 में। Q3 में 16,500 यूनिट्स की हमारी अब करंट क्वार्टर है। हाँ, Q3 हमारी करंट क्वार्टर है, तो करंट क्वार्टर का 2/3 16,500 का 2/3 लिया 11,000। नेक्स्ट क्वार्टर यानी 18,000 का 1/3 यानी 6,000, 11 प्लस 6 17,000 यूनिट्स का हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा Q3 में, राइट। अब Q4 आ जाओ। Q4 करंट क्वार्टर Q4 है, तो 18,000 का 2/3 लेना पड़ेगा, 2/3 12,000 प्लस नेक्स्ट क्वार्टर का 1/3 लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर तो है ही नहीं ना हमारे पास, इसके बाद Q4 के बाद कहां हमारे पास पांचवी क्वार्टर है? नहीं है हमारे पास, राइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अभी मान लो ये फिगर नहीं है मेरे पास, राइट। 2 सेकंड के लिए अज्यूम करो मेरे पास ये फिगर नहीं है, ठीक है। तो देखो, हम Q1 में 13,000 यूनिट बना रहे हैं, Q2 में 15,500 यूनिट बना रहे हैं, Q3 में 17,000 यूनिट बना रहे हैं, Q4 में हमने अभी तक 12,000 यूनिट बता दिया है, ठीक है। अब समझना, हमको 64,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है 2009 में, ये पूरे ईयर का है, पर एनम है ना। तो 64,000 मैंने यहां लिख लिया, टोटल मुझे इतना प्रोडक्शन करना है। 64,000 में से पहले क्वार्टर में इतना बनाना है, माइनस कर लो, सेकेंड क्वार्टर में इतना बनाना है, माइनस कर लो, थर्ड क्वार्टर में 17,000 बनाना है, माइनस कर लो, फोर्थ क्वार्टर में 12,000 तो हमने दिखाया ना, ये माइनस कर लो, तो 6,500 यूनिट्स बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो आप 12,000 प्लस 6,500 कर लीजिए ना, तो 18,500 आ जाएगा। इसे मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा है, राइट। समझा बैलेंस कैसे आया? एनुअली 64,000 यूनिट बनाना है पूरे साल में, 64,000 में से पहले 3 क्वार्टर में जो बना रहे हैं वो माइनस कर लो, और फोर्थ क्वार्टर में हमने ये वर्किंग तो कर ही ली थी ना 12,000 वाली, ये माइनस कर दो। बैलेंस हमको जो बचेगा वो इतना बनाना पड़ेगा फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है। तो हमारा आंसर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब सेकेंड पार्ट, इफ द बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 17, अगर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 17 रुपए है, व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एज अ होल, राइट। तो पूरे ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा? एनुअल प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है, एनुअल। हाँ, तो अब क्वार्टर 1 2 3 4 मत करते बैठना, एनुअल प्रॉफिट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब 17 हमारी सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, ठीक है।
तो देखो हमको एनुअली सेल कितना करना है, 61,500, राइट। 64,000 नहीं, 64,000 तो प्रोडक्शन करना है, बनाना है। बेचना कितना है, 61,500 एनुअली। तो प्रॉफिट जब हम फाइंड करते हैं तो जितने यूनिट्स बेचते हैं उसका प्रॉफिट निकालते हैं, है ना। जितना प्रोडक्शन होता है उसका प्रॉफिट नहीं निकलता कभी भी। तो 61,500 यूनिट्स बेचकर कितना प्रॉफिट होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। और क्या रेट से हम बेचने वाले हैं, 17 रुपीज से, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो देखो बहुत सिंपल है, 61,500 यूनिट्स इंटू 17 अगर करेंगे तो सेल्स वैल्यू मिल जाएगा पूरे ईयर का, ठीक है। अब हमको उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट हमको यहां देखना, डायरेक्ट मटेरियल 10 kgs और 1 kg 50 पैसे का है। 50 पैसा मतलब 0.5 रीड करना इसको, रुपीज। हाँ, तो 10 kg इंटू 0.5 करेंगे तो 5 रुपीज आता है। अब ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं लिख रहा हूं, 5 रुपीज आता है पर यूनिट। मैंने पहले ही बताया था, ये जो है 50 पैसा ये पर केजी प्राइस है, मतलब 1 kg का प्राइस, जबकि 5 रुपीज जो है वो पर यूनिट का है। पर यूनिट मतलब पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का। उसके बाद डायरेक्ट लेबर 1 आवर 30 मिनट्स मतलब 1.5 आवर। 1 आवर का रेट 4 रुपए, वर्कर को हम 1 आवर का 4 रुपीज देते हैं, तो 1.5 आवर्स के लिए कितना दोगे आप, 6 रुपीज आता है क्या, है ना। तो ये ₹6 बन जाएगा पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड 1.5 आवर्स एट द रेट ₹1 पर आवर, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, ₹1.5 इंटू 1 करो तो ₹1.5 पर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में याद करो हमने देखा था, और बजट में भी हमने फ्लेक्सिबल बजट में देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट होना चाहिए। तो अच्छा, अमाउंट दिया होता है ना वेरिएबल कॉस्ट का, तो उसको हम यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कर देते, यानी पर यूनिट है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो पर यूनिट फाइंड कर लेना। हाँ, तो आपकी गलती नहीं होती कभी भी। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट हमारे पास होना चाहिए, याद रखना। अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया है ना तो उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट में कन्वर्ट कर लो। वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट है तो पर यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रहा तो बहुत अच्छा, और फिक्स कॉस्ट की अमाउंट रही तो बहुत अच्छा, ठीक है। चलो, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिखा दिया। अब फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड 1.5 आवर्स हो गया, ये 1 आवर 30 मिनट्स मतलब हो गया 1.5 आवर्स एट द रेट ₹2 पर आवर, ठीक है। अब समझना, 1.5 आवर्स एट द रेट 2 पर आवर। हाँ, आगे उसने क्या दिया है, बेस्ड ऑन अ बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 90,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द ईयर। मतलब कंपनी ने 90,000 आवर्स का बजट बनाया हुआ है, मतलब जो प्रोडक्शन होगा कमिंग ईयर में 2009 में, तो 90,000 आवर्स का प्रोडक्शन कंपनी करने वाली है, ठीक है। तो कंपनी ने जो ये 2 रुपए लाए थे, ये जो 2 रुपए लाए थे, ये 2 रुपए कैसे लाए, 90,000 आवर्स के हिसाब से लाए, ठीक है। अब ये 2 रुपए कैसे आया होगा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, राइट। देखो, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, टोटल कॉस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। फिक्स कॉस्ट जब, वेरिएबल कॉस्ट जब इनकर होता है ना तो वो पर यूनिट फॉर्म में ही इनकर होता है, मतलब जब खर्चा हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट का तो पर यूनिट फॉर्म में हो रहा है। जैसे आप मटेरियल परचेज करने जाएंगे तो सप्लायर बोलेगा 1 kg का रेट इतना, वो ये नहीं बोलेगा टोटल इतना, वो क्या बोलेगा 1 kg का इतना, राइट। फिर डायरेक्ट लेबर, वर्कर को आप जब वेजेस पे करोगे तो आप क्या बोलकर पे करोगे, देखो भाई 1 यूनिट का इतना रहेगा वेजेस। इसका मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा होती ही है पर यूनिट फॉर्म में, इनकर भी पर यूनिट फॉर्म में होती है, ठीक है।
फिर बाद में हम अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके, वो अलग बात है, ठीक है। पर इनकर होती है पर यूनिट फॉर्म में। ऑन दी अदर हैंड फिक्स कॉस्ट जो इनकर होता है ना, वो अमाउंट में इनकर होता है, वो खर्चा होता ही अमाउंट में है, पर यूनिट में नहीं होता। जैसे फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, तो फैक्ट्री का रेंट आप अमाउंट में ही देंगे ना, टोटल देंगे ना, राइट। सैलरी ऑफ मैनेजर दे रहे हो तो अमाउंट में देंगे, आप उसको ये बोलकर नहीं देंगे एक यूनिट का इतना सैलरी दे रहा हूं, है ना, आप अमाउंट देंगे उसको। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो भी अमाउंट में होगा, इंश्योरेंस अमाउंट में होगा। बोलने का मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट सारी इनकर होती ही अमाउंट में है। फिर उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। अमाउंट को कैसे? अमाउंट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लो। अमाउंट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। अच्छा, अमाउंट को नंबर ऑफ आर से डिवाइड किया तो फिक्स कॉस्ट पर आर मिलेगा, राइट। तो एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कि रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, सारे फिक्स कॉस्ट सब मिलाकर 1,80,000 होने वाला है खर्चा, अमाउंट में होगा ना। फिर कंपनी ने क्या किया, बजटेड फिक्स कॉस्ट की अमाउंट तो निकाल ली 1,80,000, फिर उन्होंने बजटेड आर्स फाइंड किए, तो बजटेड आर्स आए 90,000। ये कहां दिया है क्वेश्चन में, देखो दिया है 90,000 आर्स। फिर कंपनी ने क्या किया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला फिक्स ओवरहेड का। कैसे? 1,80,000 बजटेड फिक्स ओवरहेड, 90,000 बजटेड आर्स। 1,80,000 को 90,000 से डिवाइड किया 90,000 आर्स से, 1 आर का रेट क्या आया? 2, राइट। तो पहले 2 आया कि पहले 1,80,000 आया, वो सोचो आप, पहले क्या आया होगा वो सोचो, राइट। 2 पर आर तो बाद में आया है ना, पहले क्या था? 1,80,000 था। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट की जो अमाउंट है वो 1,80,000 है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे लाया 1,80,000? तो कुछ भी नहीं, 90,000 इंटू 2 किया तो 1,80,000, 1,80,000 ही पहले आया होगा। फिर बाद में हमने 1,80,000 को 90,000 आर से डिवाइड करके 2 फाइंड किया होगा। अब ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं वो देखो। 1.5 आर्स हो गया, ये 1 आर का रेट 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रुपीज पर यूनिट हो गया। अब ये 3 रुपीज पर यूनिट को अगर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना आप, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने फिक्स ओवरहेड का जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला वो 3 रुपीज पर यूनिट नहीं निकाला। आप समझो बात को, 3 रुपीज पर यूनिट अगर निकाला होता तो मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकता था। कंपनी ने 2 पर आर निकाला है, राइट। अब 2 पर आर निकाला है तो मुझे नंबर ऑफ आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 90,000 करो आप, तो 1,80,000 इज द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, चलो अब वर्किंग देखना मेरी। सबसे पहले मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करके रखा है। डायरेक्ट मटेरियल 10 kg इंटू 0.5 करना है इसको, ये 0.5 50 पैसा मतलब 0.5 रुपीज होता है, 5 रुपए आ गया। डायरेक्ट लेबर 1.5 आवर इंटू 4 करेंगे तो 6 रुपीज। वेरिएबल ओवरहेड 1.5 आवर इंटू 1 करेंगे तो 1.5, यानी ये हो गया 12.5 रुपीज, तीनों प्लस करके, ठीक है। 12.5 पर यूनिट हो गया। अब हमको प्रॉफिट फाइंड करना है पूरे ईयर का, तो स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट शोइंग बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2009। स्टेटमेंट शोइंग बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2009। सेल्स दिखाएंगे 61,500 यूनिट्स इंटू 17, तो 10,45,000 आ गया। वेरिएबल कॉस्ट 61,500 यूनिट्स इंटू 12.5, 12.5 कहां से आया? यहां से आया। 12.5 में क्या क्या है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो 61,500 इंटू 12.5। अगर आपको ये वर्किंग अलग से नहीं करना है तो आप ये वाली वर्किंग डायरेक्टली यहां पर भी कर सकते हो। मतलब कैसे? सेल दिखा दिया,
फिर डायरेक्ट मटेरियल माइनस करो, डायरेक्ट लेबर माइनस करो, वेरिएबल ओवरहेड माइनस करो, ऐसा भी कर सकते हो। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 276,750 और फिक्स कॉस्ट मैंने बताया था 90,000 आवर्स इंटू 2 1,80,000 फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट आ जाएगा फॉर द ईयर 2009, पूरे ईयर का 96,750 का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। चल क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इन विच क्वार्टर ऑफ द ईयर द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन। किस क्वार्टर में कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट आने वाला है, राइट। अब अपना मार्जिनल कॉस्टिंग हुआ है खत्म। आपको याद होगा ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग यूनिट्स में कैसे फाइंड करते थे, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे बीईपी यूनिट्स मिलता है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि किस क्वार्टर में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, किस क्वार्टर में आएगा, ठीक है। तो पहले हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, तो क्वेश्चन में देखना फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस है 17 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखो 12.5 रुपए, ठीक है। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड करके पर यूनिट, तो 17 माइनस 12.5 किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, फिक्स कॉस्ट 1,80,000 है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 40,000 यूनिट्स का, ठीक है। अब 40,000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट किस क्वार्टर में होने वाला है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, आप लॉजिक समझना। पहले क्वार्टर में आप कितना सेल करने वाले हो, 12,000 यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 40,000 यूनिट। पहले क्वार्टर में आपका 40,000 यूनिट का सेल हुआ क्या, नहीं हुआ, इसका मतलब पहले क्वार्टर में ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आने वाला है। अच्छा, दूसरे क्वार्टर का अगर मैं मिला दूं तो दो क्वार्टर का टोटल सेल्स 27,000 यूनिट हो गया। अभी भी 40,000 यूनिट तक पहुंचे क्या आप लोग, नहीं पहुंचे, मतलब दो क्वार्टर में भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तीसरे क्वार्टर का भी मिला दो उसके अंदर, यानी 12,000 प्लस 15,000 प्लस 16,500 करो, राइट। तो ये होना चाहिए देखो 41,500 होना चाहिए, मतलब तीन क्वार्टर की जो सेल्स है वो मिलाकर 41,500 यूनिट्स हो रही है, और ये 40,000 यूनिट से ऊपर चला गया। इसका मतलब थर्ड क्वार्टर में हमारा 40,000 यूनिट क्रॉस होगा। इसका मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट थर्ड क्वार्टर में आने वाला है, ठीक है। तो कमेंट देखो, टोटल सेल्स इन यूनिट्स बाय द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर विल बी 43,500। 43,500 कैसे आया, 12, 15, 27, राइट, 43,500 आएगा। एक सेकेंड ना, 12, यस ठीक है, 43,500 आएगा, ठीक है। तो 43,500 आ रहा है, और ये 40,000 से ज्यादा है ना, 40,000 ही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो 40,000 से ज्यादा हो गया थर्ड क्वार्टर में, यानी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा थर्ड क्वार्टर में, ठीक है। चल क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखना, इफ द टोटल रिक्वायरमेंट, याद रखना मैंने बताया था रिक्वायरमेंट यानी कंजम्पशन, ठीक है। इफ द टोटल कंजम्पशन इज परचेज्ड इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर एज अंडर, फाइंड आउट परचेज बजट, ठीक है। अब देखो अपना परचेज बजट का जो फॉर्मूला था वो ये था, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, ये अपना फॉर्मूला था। लेकिन ये फॉर्मूला भी यहां यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास क्वार्टरली क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन में दिया ही नहीं है क्वार्टर 1 का इतना क्लोजिंग स्टॉक, 2 का इतना, 3 का इतना, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि परचेज प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट का जो हमने फॉर्मूला देखा है वो जनरल फॉर्मूला है, मतलब वो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में वो अप्लाई होगा। कहाँ अप्लाई होगा, आपके पास हर पीरियड का स्टॉक का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक का।
राइट। अगर नहीं हो रहा है, वो फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप क्वेश्चन में ढूंढना कोई और तरीका दिया होगा। तो यहां उन्होंने क्या दिया है, अलग तरीका दिया है। हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है यानी टोटल कंजम्पशन है, उसको हमको 3 क्वार्टर में परचेस करना है। पहले क्वार्टर में हम 30% परचेस करेंगे, Q2 में हम 50% परचेस करेंगे, Q3 में हम 20% परचेस करेंगे। ठीक है। अब ये परसेंटेज किसका है, ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट यानी कंजम्पशन, तो पहले आपको कंजम्पशन फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे कंजम्पशन, वही 64,000 यूनिट्स हमको बनाने हैं साल भर में। 1 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल 10 kg लगता है। इसका मतलब 64,000 इंटू 10 आप कर लो, 6,40,000 kg का कंजम्पशन हो गया। ठीक है। तो फोर्थ पार्ट, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 64,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, और 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 10 kgs लगेंगे रॉ मटेरियल, यानी हमको 6,40,000 kgs साल भर में क्या करना है, साल भर में कंज्यूम करना है। अब जितना कंज्यूम करना है, जितना कंज्यूम करना है उसका ये परसेंटेज हमको दिया हुआ है। पहले क्वार्टर में 30%, फिर 50 और फिर 20। ठीक है। तो क्वार्टर परचेस इन क्वांटिटी। ठीक है। तो Q1, Q2, Q3, Q1 में 6,40,000 kgs हमको खरीदना है, कंज्यूम करना है, सॉरी। इसका 30%, जितना कंज्यूम करना है उसका 30%। 6,40,000 इंटू 30% करो, यानी हमको 1,92,000 kgs खरीदना है क्वार्टर में। ठीक है। अब सिमिलरली 6,40,000 kgs का 50% यानी 3,20,000 kg हो जाएगा। ठीक है। इतना हमको परचेज करना है सेकेंड क्वार्टर में, और 6,40,000 kgs का 20%, 1,28,000, 1,28,000 kgs। ठीक है। तो हमको इतना परचेस करना है 3 क्वार्टर में, राइट। ये पूरा तीनों प्लस करके 6,40,000 हो जाएगा। 6,40,000 मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हमको ये 3 क्वार्टर में खरीदना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या प्राइस से खरीदेंगे, क्या रेट से खरीदेंगे। क्वेश्चन में देखना, प्राइस हमको दिया हुआ है, प्राइस हमको दिया है 50 पैसे, प्राइस हमको दिया हुआ है ना, 1 kg का प्राइस, प्राइस पर kg 50 पैसे यानी 0.5 रुपीस। ठीक है। अच्छा, हर क्वार्टर की प्राइस सेम है कि डिफरेंट है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो हम लोग मान लेंगे हर क्वार्टर में प्राइस सेम है। आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन में अलग प्राइस भी हो सकती है, मतलब Q1 में ये प्राइस, 2 की ये प्राइस और 3 की ये प्राइस, अलग प्राइस भी हो सकती है, आपको ध्यान में रखना है, राइट। अपने यहाँ पे प्राइस सेम है। अब हमको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो 1,92,000 इंटू 0.5 करो, तो यहाँ पे रुपीस डाल देते हैं। ठीक है।
₹96,000, फिर 3,20,000 इंटू 0.5 करेंगे तो 1,60,000 एंड 1,28,000 इंटू 0.4 करो तो 64,000। ठीक है, अब इसको पूरा अमाउंट प्लस कर लो। 1,28,000 इंटू 64,000 प्लस 1,60,000 प्लस 96,000, 3,20,000 रुपीज आएगा। ठीक है, और इसके लिए आप कैलकुलेटर के ऊपर जो शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया था वो भी आप फॉलो कर सकते हो, जीटी वाला ट्रिक। हाँ, अब जिसको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना। 1,92,000 इंटू 0.5 करेंगे तो 96,000 आएगा। आप इक्वल टू प्रेस कर लेना, मतलब इसको मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करके इक्वल टू कर लेना, ये अमाउंट दिखेगा। फिर 3,20,000 इंटू 0.5 करके इक्वल टू कर लेना, 1,28,000 इंटू 0.5 करके इक्वल टू कर लेना, राइट। उसके बाद आप डायरेक्टली जब जीटी प्रेस करेंगे तो आपको ये एग्रीगेट अमाउंट मिल जाएगा। एंड आपका टाइम कहाँ बचने वाला है, ये तीनों फिर से आपको प्लस नहीं करते बैठना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अपना आंसर खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स, अब ये फंक्शनल बजट का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग आपके मॉड्यूल में देख लो, अगर आपको लगता है कि आपके मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसका एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूंगा जिसमें आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, आपका मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, और बजट का भी आपको आपका मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करना है, यानी आपको पूरे क्वेश्चन और जितने भी दिए हैं क्वेश्चन मॉड्यूल में वो आपको सॉल्व करने हैं। नहीं आ रहा है, डाउट है, बहुत ज्यादा डाउट है तो मेरे को बताओ, मैं आपको सेपरेट रिकॉर्डिंग करके उसका दे दूंगा, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सोलो प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट and has estimated a sales revenue of 126 lakh this year based on a 20% profit on selling price। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था ना, इसके पहले का जो क्वेश्चन था अपना, कौन सा, 4th क्वार्टर वाला जो हमने वर्किंग किया था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो इसमें भी 4th क्वार्टर का सेल्स अमाउंट में था हमारे पास, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करके सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया था इसको, सेल्स को, तो सेल्स यूनिट्स आ गया था, है ना। तो थोड़ा बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, तो देखना यहां पर भी हमको सेल्स का अमाउंट दिया है, सेल्स का अमाउंट दिया है ₹126 लाख। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना पड़ेगा। ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर 3 पाउंड, ये LBS जो है इसको पाउंड रीड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पाउंड इज अ मेजर ऑफ वेइंग, जस्ट लाइक हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं, केजी, वैसे यूरोपियन कंट्रीज में पाउंड यूज होता है, राइट। ये पाउंड मतलब करेंसी वाला पाउंड नहीं है, ये वजन का माप है। ठीक है, तो आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इसको केजी पढ़ो तो भी चलेगा। हाँ, मैं इसको केजीज पढ़ने वाला हूं, राइट, पर एक्चुअली ये पाउंड है। ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg ऑफ प्रोडक्ट P एंड 1.5 kg ऑफ मटेरियल Q, मतलब 2 मटेरियल लगने वाले हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना। एज वेल एज प्रोसेसिंग टाइम लगेगा 7 आवर्स का इन द मशीन शॉप और 2.5 आवर इन द असेंबली सेक्शन, राइट। देखो वो वाले क्वेश्चन से आप कंपेयर करो, वहां पर भी देखो 2 मटेरियल थे और 2 डिपार्टमेंट के लेबर थे, है ना, मशीन और असेंबली। यहां पर भी देखो मशीन और असेंबली है। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन अ ब्लैंकेट रेट ऑफ 33.1/3% ऑन डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब ये बोला नहीं है कि ये ओवरहेड्स वेरिएबल है या फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमको इसका हमारा अजम्पशन लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। द फैक्ट्री वर्क्स 5 days of 8 hours in a week in a normal 52 weeks in a year, राइट। अब आप समझना, हर वर्कर, एवरी वर्कर 5 days in a week काम करता है, राइट, और हर दिन 8 घंटे काम करता है, मतलब वीक में 5 दिन
और हर दिन 8 घंटे, इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्कर 40 आवर्स काम करता है एक हफ्ते में। ठीक है, अ वीक इन अ नॉर्मल 52 वीक अ ईयर। तो एक वीक में, अब आप कैलकुलेट करो, एक वीक में 40 आवर्स काम हो रहा है। 40 आवर्स एक वर्कर का है, वन वर्कर का है ये। तो 52 वीक से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 2080 आवर्स होते हैं। मतलब आप समझो फ्रेंड्स कि हर वर्कर, एवरी वर्कर साल भर में 2080 आवर्स काम करने वाला है। ठीक है, ऑन एन एवरेज स्टैट्यूटरी हॉलीडे, लीव और एब्सेंटिज्म और आइडल टाइम ये कितना है? तो 96 आवर्स का स्टैट्यूटरी लीव है, 80 आवर्स का लीव और एब्सेंटिज्म है, और 64 आवर्स का आइडल टाइम है। इसका मतलब आप 96, 80 और 64 प्लस करो तो ये 240 होता है। ठीक है, यानी आप ये समझो कि 240 आवर्स काम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेंटेनेंस का जाएगा, हॉलीडेज का जाएगा, राइट, आइडल टाइम जाएगा। तो जो हमारा 2080 आया था 5 इंटू 8 इंटू 52 करके 2080, उसमें से आप अगर 240 माइनस कर दो, 2080 में से 240 माइनस कर दो, यानी ये मतलब हुआ कि एक वर्कर एक साल में 1840 आवर्स काम करता है, 1840 घंटे काम कर, ये एक वर्कर का है। हाँ, ध्यान रखना। आगे देखना, अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज, राइट। परचेज प्राइस दिया है, मटेरियल पी, मटेरियल पी देखना यहां पर दिया था कितना लगता है। मटेरियल पी हमको 3 kgs लगता है, क्वांटिटी दिया हुआ है, पर प्राइस नहीं दी थी ना यहाँ पे। तो 1 kg का प्राइस 6 रुपीज दिया हुआ है, तो 3 kgs लगते हैं, 1 kg का प्राइस 6, तो 3 इंटू 6 किया तो 18 रुपीज पर यूनिट बन जाएगा। फिर मटेरियल क्यू 1.5 kg लगता है, 1 kg का रेट 4 है, तो 1.5 kg इंटू ₹4 किया तो 6 रुपीज पर यूनिट बन जाता है, राइट, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पर हमको लेबर आवर्स दिए थे, 7 आवर लगते हैं मशीन शॉप में, 2.5 आवर लगते हैं असेंबली शॉप में, पर वो 1 आवर का वेजेस नहीं दिया था। वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मशीन शॉप का वेज रेट 4 पर आवर, असेंबली का 3.2 पर आवर। ठीक है, तो अगर मैं 7 आवर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 28 रुपीज पर यूनिट हो जाता, और 2.5 आवर को आप 3.2 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 को मल्टीप्लाई करो 3.2 से, तो 8 रुपये आता है, 8 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा। कितने एम्प्लॉयज है? तो मशीन शॉप में 600 एम्प्लॉयज है, असेंबली शॉप में 180 एम्प्लॉय है, राइट। याद रखो हमारे आर्स कितने आए थे, हमारे आर्स आए थे कितने, 1840। ठीक है, रुको देख लेते हैं वापस एक बार। 2080 आया था, उसमें से 240 हमारे माइनस हो जाएंगे, 1840 आया था। ठीक है, अब 1840 तो वो एक वर्कर के आर्स है ना, एक वर्कर एक साल में इतने आर्स काम करेगा, तो 600 वर्कर्स है मशीन शॉप में, तो अगर मैं 600 से मल्टीप्लाई करूं तो ये समझो कि 11,04,000, 11,04,000 आवर्स का काम हो सकता है, इतना काम हो सकता है। ठीक है, मशीन शॉप में। फिर आप वही 1840 को 180 से मल्टीप्लाई करो तो असेंबली शॉप में इतने आवर्स काम हो सकता है। ठीक है, इतना काम होगा नहीं, इतना हो सकता है। ठीक है, चल, फिर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड का, जो हमको प्रोडक्शन बजट में काम में आएगा, और मटेरियल पी मटेरियल क्यू का दिया है, ये हमको परचेज बजट में काम में आएगा। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड हमको फाइंड आउट करना है, मतलब प्रोडक्शन बजट फाइंड करना है, राइट। तो देखना, उसके बाद एक सेकेंड, 20% प्रॉफिट। चल स्टार्ट करते हैं। देखना, मटेरियल कॉस्ट हमको दिया है, रॉ मटेरियल ए, राइट, 3 पाउंड है, 1 पाउंड का रेट, 1 kg का रेट 6 है, 18 रुपीज हो गया। यहाँ देख लेना, 3 इंटू 6, फिर 1.5 इंटू 4 किया तो 6 रुपीज। हाँ, उसके बाद लेबर कॉस्ट, मशीन शॉप 7 आवर्स इंटू 4, 28 रुपीज,
और असेंबली शॉप 2.5 इंटू 3.2 किया तो 8। फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना है आप लोगों को। इसमें देखना, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट अ ब्लैंकेट रेट ऑफ 33.1/3% ऑन डायरेक्ट लेबर। ये लाइन को आप ओमिट कर दो। एक्चुअली जो मैंने आंसर सॉल्व किया ना, तो मैंने ये लाइन को रीड ही नहीं किया, मतलब मैंने ये लाइन को इग्नोर करके सॉल्व किया है। ठीक है, मतलब मेरे से मिस्टेक हो गई है वो। अब अगर मैं इसको कंसिडर करूँ ना ओवरहेड्स को, तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे मटेरियल और लेबर कॉस्ट के बाद यहाँ पर ओवरहेड डालना पड़ेगा। मैं आपको एक बार ओरली बता देता हूँ कि क्या इफेक्ट होने वाला है। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट अ ब्लैंकेट रेट ऑफ 33.1/3% ऑन डायरेक्ट लेबर बोला है, यानी हमको ओवरहेड चार्ज करना है लेबर का 33.1/3%। 33.1/3% यानी 1/3 होता है, लेबर का 1/3। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो ओवरहेड डाल दूं, ठीक है, ओवरहेड डाल दूं 28 + 8 36 होता है लेबर कॉस्ट, 36 का 1/3, तो 12 रुपए ओवरहेड्स आ जाएगा। ठीक है, 12 ओवरहेड्स आ गया ना, तो 72 टोटल कॉस्ट आएगा, और 72 का 1/4 है ना, 20% ऑन सेल्स बोला हुआ है, मतलब 1/5 ऑन सेल्स हुआ, 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। राइट, तो खाली इमेजिन करो, अगर मैंने यहाँ ओवरहेड 12 ले लिया, 12 कैसे आया, लेबर 36, 36 का 1/3, 12 रुपए ये ले लिया, राइट, तो ये 72 हो जाएगा। हाँ, 72 में अगर मैं 1/4 प्रॉफिट ऐड करूं, 72 का 1/4, 18 प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस 90 हो जाएगी। सेलिंग प्राइस 90 हो गई ना, तो नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्शन बजट मेरे को चेंज करना पड़ेगा, मटेरियल कंजम्पशन जो हुआ वो चेंज करना पड़ेगा, मटेरियल परचेज बजट, आगे का पूरा आंसर अपने को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं, एग्जाम में आया तो आप ले लेना। कैसे लेना है, ओवरहेड्स लेबर का 1/3 बोला है, ये लेबर कॉस्ट आप ऐड करो, 36 होता है, उसका 1/3। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब आंसर में लिख रहे हो ना, तो आप या तो आप इसको ओमिट कर दो, ये लाइन को, अगर आपको ओमिट करना है। अगर ओमिट कर देते हो तो फिर जैसा मैंने सॉल्व किया है वैसे सॉल्व कर लो। आपको लगता है कि ये रख के सॉल्व करना है, तो फिर आपका आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। वैसे करना है तो आप वैसे करो। ठीक है, अगर आपको रख के सॉल्व करना है, इसको कंसिडर करके सॉल्व करना है, तो फिर आपको 36 का ओवरहेड यहाँ दिखाना पड़ेगा, 36 का 1/3 12 रुपीज, राइट, और टोटल कॉस्ट आपका 72 हो जाएगा, मतलब सारी आगे की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। हाँ, मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, चल इसको भी हम लोग, ये लाइन नहीं है ये अज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं। मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, दोनों प्लस कर लेंगे, टोटल कॉस्ट आ गया 60। प्रॉफिट क्वेश्चन में देखना 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला था, तो मतलब 1/5 होता है 20%, सेल्स का 1/5, तो कॉस्ट का 1/4, तो 60 कॉस्ट है, उसका 1/4 कैलकुलेट करो, राइट, तो 15 रुपए आ जाएगा। 60 + 15 75 इज द सेलिंग प्राइस। अब देखो हमारे पास सेल्स का अमाउंट दिया है ₹126 लाख, ₹126 लाख। ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस से आप डिवाइड कर लो, सेल्स यूनिट्स मिल जाएंगे 1,68,000। याद करो एक क्वेश्चन में हमने किया था। हाँ, उसके बाद टोटल फिनिश गुड्स यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी प्रोडक्शन बजट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन बजट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस टू बी सोल्ड, राइट, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रपोज टू बी सोल्ड बोला हुआ है। सेल्स हमने फाइंड कर लिया, एक्चुअली ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है।
उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या बोला, परचेज बताओ कितना है ना। अब परचेज तभी आ सकता है जब प्रोडक्शन पहले आए। अब सीक्वेंस को याद रखना हमेशा, पहले सेल्स बजट आएगा, उसके बाद प्रोडक्शन बजट, फिर कंजम्पशन और फिर परचेज। ठीक है, तो सेल्स आ गया। अब सेल्स के बाद प्रोडक्शन आना ही चाहिए। प्रोडक्शन का फॉर्मूला, प्रोडक्शन बजट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेल्स, यानी ये वाला फिगर अपना, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, तो 1,68,000 यूनिट सेल ले लिया। और क्वेश्चन में देखना, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक 25,000, ओपनिंग स्टॉक 20,000। 25,000 ऐड करेंगे, 20,000 लेस करेंगे, तो 1,73,000 यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब सेल्स आ गया, सीक्वेंस याद रखो, सेल्स आ गया, इतना यूनिट का सेल करना है, इतना यूनिट का प्रोडक्शन करना है। अब प्रोडक्शन के बाद रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। ठीक है, तो दो रॉ मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में देखना, दो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। रॉ मटेरियल P 1.5 kg रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल P 3 kg रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल Q 1.5 kg रिक्वायर्ड है। तो हमको बनाना है 1,73,000 यूनिट, तो रॉ मटेरियल A कितना लगेगा, 1,73,000 यूनिट्स इंटू एक यूनिट बनाने के लिए 3 kgs लगते हैं, मतलब 5,19,000 kgs का, वैसे ये पाउंड है पर मैं इसको kgs रीड कर रहा हूँ, 5,19,000 kgs का कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन यानी फैक्ट्री में इतना यूज होगा। फिर वापस से रॉ मटेरियल बी चेक करो, 1,73,000 यूनिट बनाना है, 1 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल बी 1.5 kg लगता है, राइट। तो टोटल रॉ मटेरियल बी हमको कंज्यूम करना पड़ेगा 259,500 पाउंड्स यानी केजीज। अब इस पर से परचेज बजट हमको फाइंड आउट करना है, राइट। एक्चुअली ये हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप देखो तो फर्स्ट पार्ट सेल्स बजट था और सेकेंड पार्ट परचेज बजट। प्रोडक्शन बजट उसने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने फाइंड किया, क्योंकि बिना प्रोडक्शन बजट फाइंड किए कंजम्पशन नहीं आ सकता और कंजम्पशन के बिना परचेज बजट नहीं आ सकता। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है। अब रॉ मटेरियल P और रॉ मटेरियल Q का हमको परचेज बजट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो परचेज बजट का अपना फॉर्मूला कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कंजम्पशन यहां से ले लो दोनों का, रॉ मटेरियल ए और बी का, यहाँ से है ना, ये कंजम्पशन ले लिया हमने। उसके बाद देखो दोनों रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है दोनों का और ओपनिंग स्टॉक दिया है, राइट। क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक लेस करो, परचेज बजट आ जाएगा, परचेज बजट आ जाएगा 4,95,000 kg P का, 2,92,500 kg Q का, राइट। P और Q का दोनों प्लस नहीं कर सकते, मैंने बताया अलग अलग रॉ मटेरियल है, राइट। अब हमको परचेज बजट क्वांटिटी, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर पढ़ेंगे ना, परचेज टू बी मेड ऑफ मटेरियल P and Q ड्यूरिंग द ईयर इन रुपीज बोला हुआ है ना। अब बहुत होशियारी से क्वेश्चन बनाया हुआ है, बहुत चालाकी से बनाया हुआ है। ठीक है, तो रुपीज में फाइंड करने के पहले क्वांटिटी में फाइंड करना जरूरी है ना। तो पहले हमने क्वांटिटी फाइंड कर लिया, अब हमको इसका रुपीज फाइंड करना है। हम लोग 4,95,000 kg परचेज करेंगे, पर क्या रेट से परचेज करेंगे, तो क्वेश्चन में देखो रेट दिया हुआ है 6 रुपीज। रॉ मटेरियल P 1 kg का रेट 6 रुपए, रॉ मटेरियल Q 1 kg का रेट 4 रुपीज। ठीक है, तो 6 और 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो, रुपीज 4 पर kg, रुपीज 6 पर kg, रुपीज 4 पर kg, या अमाउंट आ गया। अमाउंट को रुपीज को हम लोग प्लस कर सकते हैं, यानी हमको 41,40,000 रुपीज का टोटल परचेज करना पड़ेगा, राइट। एक्चुअली ये भी हमारा सेकेंड पार्ट नहीं है, ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। बाकी सब मान लो ये हमारी वर्किंग नोट है। ठीक है, चल उसके बाद क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन शॉप एंड असेंबली सेक्शन अलोंग विथ योर कमेंट। दोनों डिपार्टमेंट, देखो दो डिपार्टमेंट है, मशीन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हो रहा है और फिर असेंबली डिपार्टमेंट में सारे कंपोनेंट को हम असेंबल करेंगे। दोनों डिपार्टमेंट की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन फाइंड करना है, राइट। तो फ्रेंड समझना,
जब भी हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फाइंड करते हैं तो इसका परसेंटेज बताना होता है भाई। तो कैसे बताएंगे परसेंटेज? तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर हम लोग ये क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व करेंगे। मान लो हमारी फैक्ट्री की मशीन की कैपेसिटी है 1 लाख आवर्स की, ठीक है, टोटल कैपेसिटी 1 लाख आवर्स की है। मैं अगर 90,000 आवर्स यूज कर रहा हूं एक्चुअल, इसका मतलब मैं 90% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने क्या यूज किया? एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी, है ना। 90,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100। तो सेम वैसे यहां पर भी हमको कैपेसिटी कितनी है पहले वो दिखाना पड़ेगा, और कितनी कैपेसिटी आप यूटिलाइज कर रहे हो ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट का। तो अब क्वेश्चन समझना, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड असेंबली शॉप, ये हमको फाइंड आउट करना है। दिस इज पार्ट 3, ठीक है। तो अब क्वेश्चन समझना, टोटल आवर्स इन मशीन शॉप, कितने आवर्स है, कितने आवर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा, राइट। ये अपना न्यूमरेटर में आने वाला है। टोटल आवर्स इन मशीन शॉप यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन, कितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमको 1,73,000 यूनिट्स बनाना है प्रोडक्शन, राइट। 1 यूनिट बनाने के लिए 7 आवर्स लगते हैं, है ना। तो देखो 1,73,000 यूनिट्स बनाना है, 1 यूनिट बनाने के लिए 7 आवर्स लगते हैं, मतलब हम 12,11,000 आवर्स हम यूटिलाइज करेंगे। इतने आवर्स रिक्वायर्ड है भी बोल सकते हो, या इतने आवर्स हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। फिर असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 1,73,000 यूनिट्स बनाने हैं, 1 यूनिट बनने के लिए 2.5 आवर्स लगता है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, यानी आपको असेंबली डिपार्टमेंट में 432,500 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इतने एक्चुअल आवर्स है, ये समझो आप, याद रखना एक्चुअल आवर्स न्यूमरेटर में आता है, डिनोमिनेटर में हम टोटल आवर्स लेते हैं। टोटल आवर्स मेरे पास है कितने, ठीक है। अब टोटल आवर्स अवेलेबल, देखो ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में जाने वाला है, अब डिनोमिनेटर में कौन सा जाएगा? टोटल आवर्स अवेलेबल, राइट। और हमको दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट करना है। आप क्वेश्चन अगर पढ़ो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन शॉप एंड असेंबली सेक्शन, दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट करना है। तो हमने दोनों डिपार्टमेंट में आवर्स एक्चुअल कितने हम यूटिलाइज करेंगे वो दिखा दिया। अब दोनों डिपार्टमेंट में आवर्स हमारे पास है कितने वो दिखाओ, ठीक है। तो देखो मशीन शॉप में कितने आवर्स हमारे पास है, तो देखो एक वर्कर, ये पूरा पर वर्कर है, पर वर्कर 1 वीक में 5 डेज काम करता है, एवरी डे 8 आवर्स काम करता है, मतलब एक हफ्ते में 40 दिन काम एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहा है, राइट। और 52 वीक्स इन ईयर काम करेगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया था ना, 5 इंटू 8 इंटू 52, यानी 2080 आवर्स होते हैं। ये पर वर्कर चल रहा है, हाँ ध्यान में रखना, रोज के 8 घंटे काम हो रहा है, मतलब पर वर्कर की बात हो रही है ना, ठीक है। तो 2080 घंटे होते हैं पर वर्कर। अब उसमें से 96 आवर्स आप माइनस करो, ये कौन से है? हॉलीडे वाले हैं, दिवाली दशहरा। फिर 80 आवर्स आप माइनस करो जहां पे वर्कर लीव लेगा या एब्सेंट रहेगा, और 64 आवर्स माइनस करो जो आइडल टाइम रहेगा, मतलब लंच ब्रेक वगैरह, ठीक है। मतलब ये 96, 80 और 64 मिलाकर 240 होता है। तो अगर मैं 2080 में से 240 माइनस करूं तो ये 1840 घंटे आता है एक वर्कर का, राइट। अब आंसर में आ जाओ, 5 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 52, ये होता है 2080। उसमें से 240 घंटे ये हमारे माइनस करने पड़ेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये आवर्स में काम नहीं होने वाला है। मतलब ये इतना आप सॉल्व करो तो 1840 आता है, मतलब एक वर्कर 1840 काम करेगा, राइट, साल भर में। तो 600 वर्कर्स का निकाल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में दिया है, देखो मशीन शॉप के, देख लो कहाँ दिया, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मशीन शॉप में 600 एम्प्लॉयज है, असेंबली शॉप में 180 एम्प्लॉयज है, ठीक है।
तो 600 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सारे वर्कर्स के टोटल आवर्स हमारे पास है कितने, 11,04,000 आवर्स है। असेंबली शॉप, इसमें भी 5 दिन काम हो रहा है, हर दिन 8 घंटे काम हो रहा है, और ईयर में 52 वीक्स काम हो रहा है। वैसे ही 240 आवर्स माइनस करेंगे तो 1840 आएगा। असेंबली शॉप की बात हो रही है, शॉप का मतलब डिपार्टमेंट होता है, शॉप मतलब दुकान मत समझना, राइट, डिपार्टमेंट। तो असेंबली डिपार्टमेंट में 180 एम्प्लॉयज है, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 एम्प्लॉय के 1 साल के आवर्स मिल जाएंगे। 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज के आवर्स होते हैं 331,200। तो भैया समझो ये जो आवर्स है ये हमारे पास इतने आवर्स अवेलेबल है, ये मशीन शॉप में अवेलेबल है और ये असेंबली शॉप में अवेलेबल है। पर हमको जो प्रोडक्शन करना है 1,73,000 यूनिट, उसके लिए इतने आवर्स हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इतने अवेलेबल और इतने रिक्वायर्ड, ये न्यूमरेटर में जाएगा रिक्वायर्ड वाला, और जो अवेलेबल है टोटल वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी यूटिलाइज्ड का फॉर्मूला आवर्स रिक्वायर्ड अपॉन एक्चुअल आवर्स अवेलेबल इनटू 100। तो वो देखो हमने परसेंटेज निकाला है, मशीन शॉप का 109.69% आएगा और असेंबली शॉप का आएगा 130.59%। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि कैपेसिटी 100 के ऊपर कैसा जा रही है ना, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। आप अगर आवर्स देखो तो मशीन शॉप में आवर्स है कितने, 11,04,000, जबकि यूटिलाइज कितने हो रहे, 12,11,000। तो कैसे पॉसिबल है, इतने आवर्स है मेरे पास तो इतने मैक्सिमम अपन यूटिलाइज कर सकते हैं ना, तो इससे ज्यादा कैसा यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो आप पॉइंट को समझो, हम लोग बजट बना रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है, राइट। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता कि अवेलेबल आवर्स से आप ज्यादा यूज कर रहे हो, पर बजट में तो हो सकता है ना। हम लोग बजट बना रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये वर्किंग कर रहे हैं, ये वर्किंग करने से हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारे पास अभी आवर्स है इतने 11,04,000, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 12,11,000 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब हमारे पास आवर्स सफिशिएंट नहीं है। तो 12,11,000 में से अगर मैं 11,04,000 माइनस करूं, राइट, तो 1,07,000 आवर्स कम पड़ रहे हैं। ये आवर्स आपको थ्रू आउट द ईयर मैनेज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के 2 तरीके हैं, वैसे 3 तरीके हैं, राइट। अब मुझे 1 लाख कितना आया था अपना, 1,07,000 आया था, 1,07,000 आवर्स कम पड़ रहे हैं ना। आप या तो नए वर्कर्स को अपॉइंट कर लो, नंबर 1। नंबर 2, वही वर्कर से आप ओवर टाइम करवाओ। नए अपॉइंट नहीं करना है तो जो अपने पास एग्जिस्टिंग वर्कर है उनको ही आप ओवर टाइम करवा लो। थर्ड तरीका है कि आपको अगर ओवर टाइम भी नहीं करना है और नए वर्कर्स भी अपॉइंट नहीं करने हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाओ। जब उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो वो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, पर नंबर ऑफ आवर्स कम पड़ने वाले हैं ये कैसे मालूम पड़ेगा, बजट बनाएंगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अपना ये आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश बजट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बजट टॉपिक का लास्ट पार्ट है। वैसे कैश बजट भी फंक्शनल बजट ही है, पर उसको हम सेपरेटली डील करते हैं क्योंकि उसको सॉल्व करने का तरीका ही डिफरेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आंसर भी दिया हुआ है मॉड्यूल में, तो आपने देख नहीं लेना, उस क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके आंसर को मैच करना मॉड्यूल के आंसर के साथ। डाउट है, एक आधे पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे बताओ, मैं वो डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं वो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और मैं वो आपको सारे क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करके दे दूंगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में रैप अप कर रहा हूँ। ठीक है, हमने आज देखा वेजेस बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। मैंने आपको कंसेप्ट समझा के दिया और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए। ठीक है, तो
बहुत अच्छे से ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, अपने फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखो, और घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करो और अपने फैमिली की हेल्प करो। मैंने पहले भी बताया था, घर में जो लेडीज है हमारी, उन पे बहुत सारा लोड है, राइट? थोड़ा सा उनको हेल्प करो, मम्मी है, दीदी है, उनको हेल्प करो और अपनी पढ़ाई भी करो, ठीक है? और अपना ध्यान भी रखो, राइट? थैंक यू, टेक केयर।